हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुस्कान खंडेलवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एकेएस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी से मिल रही हूँ न्याय बैच के अंतर्गत, और न्याय बैच का उद्देश्य एकमात्र इतना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रीलिम्स की पूरी तैयारी करवाना, जो इतिहास में किसी के द्वारा नहीं कराई जाती है। क्योंकि हमने पिछले साल अपने थ्योरी लेक्चर्स के माध्यम से क्रांति बैच में आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया था, और अब हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे आपके प्रीलिम्स को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने की तैयारी निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे आपके प्रीलिम्स तक। बस आपको साथ बने रहना है और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है। जो कुछ भी यहां पर आपको लिखवाया जा रहा है या समझाया जा रहा है, उसको ध्यान से आंखें खोलकर और कानों को खोलकर अपने हाथों को चलाते हुए पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बाद जो हमारा सबसे बड़ा एक हर्डल बोले या फिर हमारे अधिकारी बनने का जो सबसे बड़ा पड़ाव है जो हमें पार करना है, वो है हमारा मेंस। और मेंस के लिए आपको करना है प्ले स्टोर पर जाकर एकेएस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल, जहां आपको दिखेगा इन्फिनिटी प्लस बैच, जिसपे आप एनरोल करेंगे तो आपको यहां पर बाइलिंगुअल थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे पेपर 1 से पेपर 6 तक के। साथ ही साथ यहां पर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर लाइव पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर पेपर 1 से पेपर 6 तक की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पे कैसे पढ़ाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन हुए हैं उन्हें इसका लाभ इस कदर मिल रहा है कि जिन्हें पहले 7 आउट ऑफ 4 मार्क्स या 3 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलते थे, आज वो 7 में से 5.5 और 6 नंबर गेन करने के, स्कोर करने के काबिल बन चुके हैं। क्लियर है? आगे आपको बताया जा रहा है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप में से ही। साथ ही इस बैच की वैलिडिटी 2 साल तक रहने वाली है। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स के समय पूरा मेंस पर भी पढ़ाया ही जा रहा है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी, और यहां पर आपको फ्री मटेरियल के तौर पर एक फ्री सौगात दी जा रही है, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चंस यहां न्याय बैच में सॉल्व करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस बैच के अंदर। यानी कि आपको केवल इस बैच का पैसा देना है, इसके अलावा कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो यहां पर हमारे मेंटोर का व्हाट्सएप नंबर आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर क्लिक करोगे तो सीधा हमारे मेंटोर का नंबर ओपन हो जाएगा, जहां आप अपनी क्वेरीज अपनी तैयारी से संबंधित क्लियर कर सकते हैं। आगे आपको एकेएस सिविल एकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरह करंट से भी अपडेटेड रहो और एग्जाम के समय पर अलग अलग जो भंवरकुआं की दुनिया है, वहां की अलग अलग जो दुकानें हैं, वहां पर आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। और आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस लोकगीत से है? तो ये बात हमने पहले भी की थी कि मध्य प्रदेश में तीजन बाई का संबंध जो है वो कहां से है। तो मध्य प्रदेश में तीजन बाई का संबंध किससे है? क्या यह आल्हा गायन से है? नहीं, आल्हा गायन से संबंध है बच्चा सिंह का, बच्चा सिंह और चंद्रभान सिंह का। फिर उसके बाद क्या ये घोटुल पाता गीत से हैं? तो नहीं, ये तो कौन से गीत होते हैं? मृत्यु गीत। बिरहा गायन, ये विरह के गीत हैं, इनसे भी नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रमुख पंडवानी गायिका रही हैं कौन? तीजन बाई। और साथ ही साथ हमने एक झाड़ू राम देवांगन का नाम भी देखा था जब हम लोक गायन पढ़ रहे थे। तो इनका संबंध किससे रहा है? पंडवानी गायन से। इनका जन्म मध्य प्रदेश के रायपुर में हुआ, इनका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद वो छत्तीसगढ़ में चला गया। लेकिन पहले तो वो किसका भाग था? मध्य प्रदेश का ही भाग जो है, मतलब वो मध्य प्रदेश का ही जो भाग है वो था। तो रायपुर में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इन्हें इनके जीवन काल में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए? पंडवानी गायन के लिए। किसके लिए दोस्तों? पंडवानी गायन के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, तीजन बाई प्रमुख पंडवानी गायिका है,
पंडवानी सॉन्ग्स क्या होते हैं? बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं जिसमें पांडवों की वीरता की गाथाएं और पांडवों की गाथाएं गाई जाती हैं। कितने पांडव थे? 5 पांडव थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की कहानियां शाम के समय या गीत शाम के समय गाए जाते हैं। उन्हें यानी कि तीजन बाई को पंडवानी गायन के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। आंसर, तीजन बाई का जन्म दुर्ग जिला है ना दोस्तों, इनका जन्म रायपुर नहीं, इनका जन्म दुर्ग जिले में हुआ था। ये पंडवानी गीत के लिए प्रसिद्ध हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित है। तो इनका जन्म रायपुर में नहीं, इनका जन्म दुर्ग में हुआ था। पंडित कार्तिक राम रायपुर से संबंधित थे, माफी चाहती हूं इसके लिए। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित थी। क्लियर? आगे देखेंगे। बाबा डीके का संबंध किस जिले से है? तो बाबा डीके का संबंध है मध्य प्रदेश के नीमच जिले से। बाबा डीके का संबंध है मध्य प्रदेश के नीमच जिले से। क्लियर है? प्रमुख सिनेमा आर्टिस्ट थे और इनका एक फेमस ड्रामा है किसका? बाबा डीके का, जिसका नाम है अखंड तांडव। अखंड तांडव। इनका जन्म मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ था और इनका एक प्रसिद्ध ड्रामा है जिसका नाम है अखंड तांडव। क्लियर? लिखा है बाबा डीके का जन्म नीमच में हुआ था। इनका वास्तविक नाम गंगाधर महादेव डीके था। इन्होंने लिटिल थिएटर की स्थापना इंदौर में की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है इंदौर में लिटिल थिएटर की स्थापना किसने की? बाबा डीके ने। बाबा डीके के द्वारा कृत प्रमुख ड्रामा कौन सा था? अखंड तांडव। ध्यान रखना है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ था। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़, बार बार मेरे मुंह से पता नहीं मध्य प्रदेश क्यों निकल रहा है। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। ये सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका थी। इन्हें पंडवानी गायन के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? पहले भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम था नंदराम दास। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास था। बाल कवि बैरागी आधुनिक साहित्यकार थे। कौन थे? आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार। और इनकी अगर हम प्रमुख साहित्यों की या प्रमुख कृतियों की बात करें तो कौन कौन सी है? भावी रक्षक, देश के, दो टुक, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, दिवट पर द्वीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? बाल कवि बैरागी की। भावी रक्षक देश के, दो टुक, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, गन्ने मेरे भाई। क्लियर? दिवट पर द्वीप। तो ये इनकी प्रमुख रचना है। और राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? नंदराम दास। ध्यान रहेंगे। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय कारीगर मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मध्य प्रदेश के किस जिले में यूसुफ खत्री का जन्म हुआ था? तो यूसुफ खत्री और बिलाल खत्री दोनों का जन्म मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था। और धार जिला बाघ प्रिंट के लिए फेमस है और ये भी बाघ प्रिंट के लिए फेमस हुए। ठीक है? बाघ पेंटिंग के लिए, बाघ चित्रकारी। ठीक है? कौन से जिले से इनका संबंध है? धार जिले से। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से किसका संबंध है? यूसुफ खत्री और बिलाल खत्री का। किसके लिए? बाघ इन धार डिस्ट्रिक्ट, रिनोड आर्टिसन ऑफ बाघ प्रिंट।
क्लियर है? आगे देखेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म निम्नलिखित में से कहां हुआ था? यानी कि शंकर दयाल शर्मा जो थे, जो कि भारत के 9th प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो कि भारत के 9th प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कब से कब तक? 1992 से 1997 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही साथ फर्स्ट सीएम रहे हैं। कहां के? भोपाल के। तो शंकर दयाल शर्मा का जो जन्म है, शंकर दयाल शर्मा का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। ध्यान रखना है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। क्लियर है? तो ध्यान रहेंगी आप सभी को इतनी बातें। इनका जन्म भोपाल में हुआ था। भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री, मध्य भारत के 9वें राष्ट्रपति, 1992 से 97 तक भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने पदभार संभाला था। तो शंकर दयाल शर्मा कहां से? भोपाल से। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कहां से थे हमारे? वो थे ग्वालियर से। पढ़ा था हमने। आगे देखिए, प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध किस शहर से है? तो किशोर कुमार की का से किशोर कुमार, का से खंडवा। तो इनका जो जन्म है या इनकी जो जन्म स्थली है वो कहां पर रही है? खंडवा में। आज भी इनके सम्मान में प्रतिवर्ष खंडवा में किशोर कुमार समारोह आयोजन किया जाता है। क्लियर? खंडवा में किशोर कुमार समारोह, ठीक है, किशोर कुमार समारोह का आयोजन होता है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर सम्मान भी दिया जाता है। अब किसे दिया जाता होगा किशोर सम्मान? आप सभी को याद रखना है। फिल्म डायरेक्टर, थिएटर आर्टिस्ट, सॉन्ग कंपोजर्स, इन्हें क्या दिया जाता है? किशोर कुमार सम्मान। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। रियल नेम आभास कुमार गांगुली था। रियल नेम क्या था? आभास कुमार गांगुली। आगे देखेंगे, बेगम असगरी बाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि बेगम असगरी बाई थी कौन। तो ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका थी। ध्रुपद गायिका। जैसे तीजन बाई प्रसिद्ध कौन थी? पंडवानी गायिका। वैसे ये प्रसिद्ध कौन थी? ध्रुपद गायिका थी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में इनका जन्म हुआ था। किसका? बेगम असगरी बाई। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। ये प्रसिद्ध ध्रुपद गायिका है जिन्हें तानसेन और शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, राजा भैया पूंछ वाले का वास्तविक नाम क्या था? क्या इनका नाम शंकर राव पंडित था? नहीं। राजेंद्र राव भी नहीं था। रविंद्र अपटेकर भी नहीं था। इनका वास्तविक नाम था बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर। इनका पूरा नाम था बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर। और ये किसके डिसाइपल थे? किसके शिष्य थे? तो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ शंकर राव पंडित। म्यूजिकल टेक्स्ट मल्लिका बाय भट्ट खांडे। क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पे? चलिए एक पॉइंट और लिख देती हूं। तान मल्लिका ध्रुपद धामर ठुमरी तरंगिनी। तो इतनी चीजें आपको बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर से संबंधित याद रखनी है। और यह भी याद रखना है कि इनका जो संबंध है वो ग्वालियर घराने से रहा है। इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर घराने से रहा है। क्लियर है? तो शंकर राव पंडित कौन थे? ख्याल सिंगर थे। कौन थे? ख्याल सिंगर थे। ठीक है, ख्याल सिंगर थे। कौन? शंकर राव
पंडित। अब देखिए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट छोड़िए, इनके डिसाइपल थे जिनका नाम था बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर। बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर, जिन्हें राजा भैया पूंछ वाले भी कहा जाता है, ये शंकर राव पंडित के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। इन्होंने भटखांडे द्वारा रचित एक म्यूजिकल टेक्स्ट है, एक संगीत ग्रंथ है जिसका नाम है मल्लिका, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। और इनके द्वारा रचित प्रमुख संगीत टेक्स्ट हैं तान मल्लिका, ध्रुपद धामर, ठुमरी तरंगिनी। क्लियर है, ग्वालियर घराने से ये संबंधित थे। मूल नाम बालकृष्ण आपटेकर था। ठुमरी ध्रुपद विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी रचनाएं तान मल्लिका, ध्रुपद धामर, ठुमरी तरंगिनी और संगीतोपासना हैं। क्लियर है। तो जो हमारा बेसिकली हमारा ग्वालियर घराना था वो किससे संबंधित था? ख्याल और ध्रुपद गायन से। तो उसमें ही ये क्या थे? फेमस थे, ठीक है, यानी कि विख्यात थे। तो बालकृष्ण आनंदराव आपटेकर वॉज द डिसाइपल ऑफ शंकर राव पंडित। किसके डिसाइपल? शंकर राव पंडित के। ठुमरी गायन में विशेषज्ञ थे, ख्याल और ध्रुपद सिंगर थे, ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्होंने भटखांडे द्वारा कृत म्यूजिकल टेक्स्ट मल्लिका में भी अपना योगदान दिया, मल्लिका की कंपोजिशन में। साथ ही साथ इनके इंपॉर्टेंट म्यूजिक टेक्स्ट रंगनी, संगीतोपासना। क्लियर? कृष्ण राव पंडित, ये कौन है? ये शंकर राव पंडित के, शंकर राव पंडित, ये शंकर राव पंडित के कौन है? देखिए, तो कृष्ण राव पंडित शंकर राव पंडित के बेटे भी हैं, और ये उनके शिष्य भी रहे हैं। ये उनके बेटे भी रहे हैं और ये उनके शिष्य भी रहे हैं। कौन? कृष्ण राव पंडित। कृष्ण राव पंडित किससे संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। किससे? ग्वालियर घराने से। 1921 में इन्हें गायक शिरोमणि सम्मान से और ताल सम्राट से जो है सम्मानित किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। ध्यान रखना है, कृष्ण राव पंडित का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। किसके शिष्य थे ये? तो ये किसके शिष्य थे? ये थे शिष्य किसके दोस्तों? शंकर राव पंडित के। शंकर राव पंडित के बेटे भी थे और उनसे इन्होंने म्यूजिक की शिक्षा भी ली थी। क्लियर है? ख्याल गायक थे प्रमुख। ही वॉज ऑनर्ड विद संगीत मार्तंड से जो है तो इनकी क्या दी गई थी? इन्हें नवाजा गया था। और इन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? गायक शिरोमणि और साथ ही साथ संगीत ताल सम्राट। गायक शिरोमणि और ताल सम्राट। इन्होंने अपने फादर शंकर राव पंडित के सम्मान में किसका स्थापना करवाई थी? ग्वालियर संगीत महाविद्यालय की। क्लियर है इतनी बातें? आगे देखते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को जब हम मेले पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले जो हैं वो कहां पर लगते हैं? उज्जैन में लगभग 227 मेले। ये बात भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहां लगते हैं? होशंगाबाद में लगभग 13 मेले। ये बात भी बिल्कुल सही है। एक मैंने बताया था मध्य प्रदेश में लगभग 200 स्थानों पर मेला लगता है, तो लगभग 200 नहीं, मध्य प्रदेश में लगभग 1400 स्थानों पर मेला लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं और सबसे जो कम मेले हैं वो होशंगाबाद में लगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में, सबसे कम मेले होशंगाबाद में। और मध्य प्रदेश के कुल 1400 स्थानों में सब गांव शहरों को मिलाकर कितने मेले लगते हैं? कितने स्थानों पर मेले लगते हैं? 1400 स्थानों पर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कृष्ण राव पंडित किसके शिष्य थे? शंकर राव पंडित के। शंकर राव पंडित के सम्मान में उन्होंने ग्वालियर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना कराई। इन्हें स्वयं सरदार पटेल जी के द्वारा ताल सम्राट और उसके बाद फिर गायक शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया था। क्लियर? आगे देखेंगे। मुनीश्वर चंद डावर का चर्चा का कारण क्या है? डॉक्टर डावर को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इन्हें 2023 का पद्मश्री सम्मान मिला था डाबर की दवाओं के लिए। मुनीश्वर चंद डाबर पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित मुनीश्वर चंद डावर, डॉक्टर डावर को यह पुरस्कार मेडिसिन सेवा क्षेत्र में दिया गया। इनका जन्म पंजाब पाकिस्तान में हुआ था किंतु कर्मभूमि जबलपुर रही है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि होशंगाबाद और कर्मभूमि खंडवा रही
रही है, वैसे इनकी भी जन्मभूमि पंजाब पाकिस्तान, लेकिन इनकी जो कर्मभूमि है वो जबलपुर रही है। ठीक है, आगे, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसका जन्म हुआ है? आप सभी ने यदि पढ़ा हो तो जब हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शरद जोशी की बात की थी कि इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। 1931 में उज्जैन जिले में हुआ था और 1991 में इनका देहांत भी हो गया था। इनका देहांत भी हो गया था। ये कौन थे? ये प्रमुख व्यंग्यकार थे, सटायरिकल राइटर थे, यानी कि इनकी जो कविताएं होती थी या कहानियां होती थी उसमें क्या होता था? व्यंग होता था। जैसे कि अगर इनके व्यंग की सबसे बेहतर प्रस्तुति देखनी हो या आप सभी ने कभी देखी हो तो मैंने आपको बात की थी, अभी फिर से बोल रही हूं, लापतागंज की। लापतागंज एक सीरियल था, वो जो शुरू हुआ था 2009 से 13 के आसपास में। कहां पर? सोनी सब या सब टीवी में, जिसमें शरद जोशी की कहानियों का पता लापतागंज के माध्यम से दिखाया गया है, जहां उन्होंने ग्रामीण संस्कृति पर व्यंग किया, जहां उन्होंने सरकार पर व्यंग किया कि सरकार इतने भारी कदम उठाती है कि वो कदम उठते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो शरद जोशी प्रमुख कौन थे? व्यंग्यकार थे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है इनकी प्रमुख अगर रचनाओं की बात करूं तो हमने पहले भी की थी, पर अब इनका नाम आया है तो इनकी रचना पढ़े बिना तो हम जाएंगे नहीं। तो इनकी रचनाओं को फिर से देख लीजिए। शरद जोशी, एक था गधा, एक था गधा, अंधों का हाथी, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ, तिलिज्म, दूसरी सतह। शरद जोशी को 1990 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और 1992 से शरद जोशी सम्मान दिया जा रहा है इन द फील्ड ऑफ सटायरिकल राइटिंग, इन द फील्ड ऑफ सटायरिकल राइटिंग। अब यदि आपसे कभी पूछा जाएगा कि पहला शरद जोशी सम्मान किसको मिला, तो ध्यान रखना पहला शरद जोशी सम्मान मिला था हरिशंकर परसाई जी को, जो स्वयं एक व्यंग लेखक रहे हैं, व्यंग कवि रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? आगे देखते हैं। विष्णु चिंचोलकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? अब जिला नहीं, यहां पर आपको पूछा जा रहा है विष्णु चिंचोलकर ये कौन है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये बताना है। तो विष्णु चिंचोलकर की एक बहुत फेमस पेंटिंग का नाम मुझे याद आता है, हाँ, तो मुझे एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट या फेमस पेंटिंग का नाम ध्यान आता है, जो है ग्रुप फ्राइडे, जो है ग्रुप फ्राइडे। हालांकि हमें इसका मेंशन ज्यादा कहीं मिलता नहीं है, बट ये इनकी फेमस पेंटिंग है। तो अब मैं पेंटिंग बता रही हूं तो सिंपल सी बात है, इनका संबंध किससे होगा? पेंटिंग से। तो विष्णु चिंचोलकर मध्य प्रदेश के देवास जिले में जन्मे, देवास जिले में जन्मे फेमस पेंटर रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा, जिनका जन्म नरसिंहपुर में हुआ। विष्णु चिंचोलकर मैंने अभी बताया देवास में, देवयानी कृष्णा इंदौर में, नारायण श्रीधर बेंद्रे इंदौर में और प्रभु जोशी इंदौर में। प्रभु जोशी फेमस पेंटर हैं, ध्यान रखना है, जिनका संबंध पेंटिंग से है और इंदौर जिले से है। एक प्रभाष जोशी भी हैं, वो भी हम अभी देखेंगे, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। प्रभाष जोशी
अलग हैं, प्रभु जोशी अलग हैं। प्रभु जोशी का संबंध इंदौर जिले से है और पेंटिंग के क्षेत्र से है। अभी हम आगे प्रभाष जोशी भी देखेंगे। अभी यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? हबीब तनवीर ये भी कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी। अब रायपुर के दुर्ग के लोगों को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था ना, बाद में वो अलग हुआ है। तो बघेलखंड की संस्कृति में लगभग हम कई बार छत्तीसगढ़ की चीजों को भी पढ़ लेते हैं। जैसे अबुझमड़िया जो है, अबुझमड़िया जो ट्राइब है उनके प्रमुख डांसेस ले लो, या अबुझमड़िया का मेजर पर्व ले लो, ये सब छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के भी तो बघेलखंड सीमा में वो ट्राइब मिलती है, तो क्या वो ट्राइब वो फेस्टिवल नहीं मनाएगी? बिल्कुल मनाएगी। ठीक है, तो कुछ छत्तीसगढ़ की, जैसे राजस्थान की कुछ संस्कृति हम मालवा निमाड़ में पढ़ते हैं, महाराष्ट्र की कुछ संस्कृति हम अपने सतपुड़ा वाले क्षेत्र पर पढ़ते हैं, बघेलखंड वैसे ही छत्तीसगढ़ की कुछ संस्कृतियां हम कहां पर पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश के बघेलखंड में। तो हबीब तनवीर का जन्म हुआ था रायपुर जिले में। ये भी कौन थे? प्रमुख थिएटर आर्टिस्ट, प्रमुख थिएटर आर्टिस्ट। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं या इनके जो इंपॉर्टेंट रंगकर्म हैं वो कौन कौन से हैं? चरणदास चोर, चरणदास चोर, शतरंज की मोहरें, शतरंज की मोहरें, पोंगा पंडित, पोंगा पंडित, गांव का नव ससुराल, मोर नव दामाद, मोर नव दामाद। ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट क्या है? रंगकर्म हैं। कौन कौन से हैं इनके इंपॉर्टेंट प्लेज हैं? चरणदास चोर, शतरंज की मोहरे, पोंगा पंडित, गांव का नव ससुराल, मोर नव दामाद। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है? मध्य प्रदेश के नहीं, बेसिकली इनका संबंध किस जिले से रहा है, या इनका जन्म कहां पर हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। पद्म विभूषण से सम्मानित 8 जून 2009 को इनका निधन भी हो गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन हैं? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष कौन हैं? एक्स चेयरमैन कौन रहे हैं? तो अनिल ककोडकर। इन्हें ही इसीलिए मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष। आप सभी को कमेंट पर बताना है कि हम मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, उनकी रचनाएं, उनके जन्म, सब कुछ बताया है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष किसे कहते हैं? आप कमेंट पर बताइएगा मुझे। ठीक है, इन्हें हम मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष भी कहते हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी में हुआ और ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिनके नाम पर एक एल्गोरिदम का नाम है। तो किनके नाम पर? नरेंद्र करमारकर। मध्य प्रदेश के गणित पुरुष, मैथमेटिशियन मैन ऑफ मध्य प्रदेश। क्या नाम है इनका? नरेंद्र कर्माकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ। इन्होंने गणित के एल्गोरिदम सूत्र एवं कर्माकर एल्गोरिदम का प्रतिपादन किया था। इन्हें मध्य प्रदेश का गणित पुरुष भी कहा जाता है। तो कर्माकर एल्गोरिदम आप सभी से आता होगा, भाई मुझसे तो नहीं आता क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं। ठीक है, भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो भोपाल में पैदा हुए प्रमुख जो गवर्नर हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के रहे हैं, अभी तो संजय मल्होत्रा हैं 26वें, उनके पहले शक्तिकांत दास थे, उनके पहले थे रघुराम राजन। क्लियर? कौन थे? रघुराम राजन। तो रघुराम राजन का संबंध मध्य प्रदेश के किससे है? भोपाल जिले से, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया अभी हमारा जो फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन बना है उसके चेयरमैन है। साथ ही नीति आयोग के भी पहले चेयरमैन रह चुके हैं, पता होना चाहिए आप सभी को।
क्लियर है? आगे, तो इनका जन्म भोपाल में हुआ। रघुराम गोविंद राजन का भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। आईएफएम के निर्देशक रहे, आईएमएफ के, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। आईएफएम पता नहीं मैं क्यों भूल रही हूं, आईएमएफ के निर्देशक रहे। क्लियर है? तो रघुराम राजन कौन रहे हैं? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से संबंधित है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। ये आईएमएफ के डायरेक्टर भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। क्लियर है? आगे देखेंगे। विदिशा में पैदा हुए, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। तो ईश्वर पांडे, इनका नाम ही नहीं सुना। शंकर दयाल शर्मा को भोपाल से पढ़ लिया। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर में पढ़ लिया। तो आंसर होना चाहिए कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में हुआ था। इन्होंने 1980 में एक एनजीओ की स्थापना की थी जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। क्लियर है? उसके बाद इसी के लिए उन्हें 2014 के नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब नोबेल प्राइज भी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पीस में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन में। तो इन्हें किस में मिला था? पीस में। तो नोबेल प्राइज फॉर पीस 2014 का किसे मिला था? विदिशा के कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है? अब 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर रहे हैं। क्लियर है? तो भाई बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना ही इसलिए की होगी, फॉर एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर। आगे देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम का निर्माण हो रहा था तब लगभग 50,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए थे। इसके विरोध में 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था, जहां उन्हें बाबा आमटे, आमिर खान, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने सपोर्ट किया था। क्लियर है? और उनके इसी सपोर्ट के कारण जो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड करना बंद कर दिया था। क्लियर है? द यूनाइटेड नेशन जो हमारी वर्ल्ड बैंक है उन्होंने क्या किया था? स्टॉप फंडिंग दिस प्रोजेक्ट। जब तक कि उनके रिहेबिलिटेशन के सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई, द वर्ल्ड बैंक स्टॉप फंडिंग दिस प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? जो सरदार सरोवर डैम जब का निर्माण हो रहा था तब 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो डूब कर, इन द सेंस उनके गांव, उनके घर डूब गए थे, यानी कि वो डिस्प्लेस हो गए थे, जिसके लिए मेधा पाटकर ने क्या चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो कब आया था ये आंदोलन, कब लॉन्च हुआ था? 1985 में। इसमें उनका सपोर्ट किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, आमिर खान ने। क्लियर? आगे देखेंगे। इन्होंने 1985 में इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का जन्म पुनासा खंडवा से किया था। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने कहां से इसका जो बेसिकली शुरुआत है वो कहां से की थी? पुनासा खंडवा से। क्लियर है? कहां से शुरुआत की थी? पुनासा खंडवा से। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के ठीक है, मध्य प्रदेश। अच्छा, एक बात और, तो आप यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी क्या बोला? मेधा पाटकर ने 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि कई हजार, इनफैक्ट कई लाख लोग जब अपने गांवों से, अपने घरों से विस्थापित हो गए थे। किसकी वजह से? नर्मदा नदी पर निर्मित बड़े बांधों की वजह से। सरदार सरोवर बांध हो गया, खंडवा में इंदिरा सागर बांध हो गया, इसके उन्होंने विरोध में इसे शुरू किया था। अब मेधा पाटकर का संबंध मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश से था, और मध्य प्रदेश में उन्होंने इसकी शुरुआत कहां की थी? इंदिरा सागर बांध से, जो पुनासा खंडवा में, ओमकारेश्वर खंडवा में बनाया गया था। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत कहां से हुई थी? इंदिरा सागर डैम से, या सीधा बोलूं तो पुनासा खंडवा से उन्होंने शुरू किया था। आगे,
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने? इसका आंसर आंख बंद करके टिक लगा देना, स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती मध्य प्रदेश के दिघोरी सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। क्रांतिकारी साधु के नाम से ये प्रसिद्ध थे और वर्तमान में गुजरात द्वारका पीठ के शंकराचार्य ये हैं। क्लियर है? तो आपसे तो बस यही पूछा जाएगा कि सिवनी जिले में जन्मे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने बेसिकली वैराग्य अपना लिया था, स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने थे। तो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिनका नाम था स्वरूपानंद सरस्वती। स्वरूपानंद सरस्वती। आगे ध्यान रखना है, आयरन नेल आर्ट के लिए जाने जाने वाला कलाकार कौन है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम ने 3 बार सम्मानित किया? तो वो है वाजिद खान। कौन है दोस्तों? वाजिद खान। ये आयरन नेल आर्ट में निपुण हैं जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम ने 3 बार सम्मानित किया था। इनका जन्म सोनगिरी मंदसौर में हुआ था। आगे देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो वो हैं जस्टिस जेएस वर्मा, तो चीफ जस्टिस रहे हैं। वाजिद खान तो अभी हमने पढ़ा आयरन नेल आर्ट में रहे हैं। रमेश चंद्र लाहौटी तो हमें पता है ये भी चीफ जस्टिस रहे हैं मध्य प्रदेश के, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। तो आंसर है रत्नेश पांडे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे रत्नेश पांडे। सतना जिले के रत्नेश पांडे ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर राष्ट्रगान जन गण मन का गायन किया था। वर्ष 2015 में इंदौर में 32 किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया था। अब आप सोचिए कितने अव्वल दर्जे के ये रहे होंगे माउंटेनियर या साइकिलिंग पर्सन जो भी है। ठीक है, तो रत्नेश पांडे कहां के हैं? सतना के। राष्ट्रगान का पाठ करने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति बने। आगे, मध्य प्रदेश के अनिल माधव दवे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे भारत के कौन थे? तो अनिल माधव दवे का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था, आपको याद रखना है। और ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से भी एक है। साथ ही ये यूनियन में एनवायरनमेंट मिनिस्टर के पद पर भी रह चुके हैं, पर्यावरण मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। इनका जन्म बड़नगर उज्जैन में हुआ था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्य, पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहे। 2017 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। कब हो गया इनका निधन? दिल्ली में 2017 में। तो ईयर याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि अनिल माधव दवे का जन्म बड़नगर उज्जैन, प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर भी थे, राज्यसभा सदस्य भी थे। क्लियर? आगे अब देखिए यहां पर वही क्वेश्चन आ गया ना, प्रभाष जोशी। तो हु इज प्रभु जोशी? प्रभु जोशी इंदौर पेंटर। प्रभाष जोशी जन्म कहां पर हुआ था? सीहोर में। कौन थे? पत्रकार थे। आ गई बात समझ में? प्रभाष जोशी मध्य प्रदेश में इनकी स्मृति में मलखंभ खेल के लिए प्रभाष जोशी सम्मान भी दिया जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर है? तो प्रभाष जोशी का संबंध कहां से था? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। प्रभु जोशी का संबंध इंदौर जिले से। प्रभु जोशी पेंटर थे, प्रभाष जोशी कौन थे? पत्रकार थे। उसके बाद इन्हीं के स्मृति में, इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी सम्मान की शुरुआत हुई थी 2013 में। ठीक है, और पहला किसे मिला था? अजय बख्तारिया को। अजय बख्तारिया को। नेक्स्ट, ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ था? तो ओशो रजनीश कौन थे? भारत के प्रमुख स्पिरिचुअल गुरु, भारत के प्रमुख आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शिक्षा से हम सभी लोग क्या हैं? प्रभावित हैं। ओशो रजनीश, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रायसेन के कुचवाड़ा नामक स्थान पर ओशो रजनीश का जन्म हुआ। अन्य नाम चंद्रमोहन जैन था। प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर में, निधन पुणे में। मतलब हमें सिर्फ इनके जन्म स्थान से और इनके वास्तविक नाम से है, चंद्रमोहन और रायसेन। आज का लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ट्राइब्स से संबंधित बिल्कुल पूछे जाने की संभावना 102% है। क्या है क्वेश्चन? गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वेरियर एल्विन जो थे, वेरियर एल्विन, इन्होंने गोंडों पर कई सारी किताबें भी लिखी थी ना, द मुड़ियाज एंड देयर घोटुल, द गोंड, द बुजमड़िया, ऐसे करके कई सारी इंपॉर्टेंट किताबें लिखी थी। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक का अध्ययन, गोंडों की सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? गोंडों का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? वो किया था प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने। गोंडों का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? श्यामाचरण दुबे ने। क्लियर है? देखिए लिखा है, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 25 जुलाई 1922 में हुआ था। यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया है। इनकी प्रमुख विलेज इंडियन विलेज है। इनकी प्रमुख किताब का नाम दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइब्स से संबंधित किताबें हर वर्ष प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, तो आपको याद करना है। अब ये ऐसा नहीं है, जब मैं आप लोगों को यूनिट 10 पढ़ाऊंगी, यकीन मानिए पिछले साल भी यानी 2026 के लिए भी हमारी जो 10 घंटे की मैराथन क्लास गई थी, लगभग 45-50 हजार छात्रों ने उसे देखा है और हर एक ने इतना पॉजिटिव कमेंट किया है। एग्जाम के बाद लिटरली लोगों ने बताया कि किस कदर क्वेश्चंस फंसे हैं उस मैराथन वीडियो से। तो यहां पर भी जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तो आपको वही पॉजिटिविटी, वही एंथुसियाज्म और वही डेडिकेशन के साथ बने रहना है, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूं, क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं है कि हम उतना पढ़ के छोड़ देंगे। अब ये जो प्रमुख व्यक्तित्व है, देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, इसमें से कुछ आने वाले हैं और कुछ जिनसे बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में लोक गायन की, साहित्यकारों की, लोक नाट्य की, तो इसके पुराने लेक्चर्स आप सभी ने देखे होंगे और क्या किस कदर हमने पढ़ा है वो भी आप सभी को पता होगा, उसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।